हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम लोग लास्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। हमने कल बहुत अच्छे तरीके से रोमांटिसिज्म के बारे में जाना था कि किस तरीके से नेशनलिज्म का भावना जो है वो यूरोप में बढ़ा, किसके थ्रू, फोल्क डांस के थ्रू या फिर आप लिटरेचर के थ्रू बोल लें या फिर अदर चीजों की वजह से जो निकल के आया, जो कि एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया यूरोप को आजाद कराने में। ठीक है, और आज हमारा फोकस रहेगा तीन जो बड़े बड़े कंट्रीज के ऊपर। वो कौन है भाई? एक तो जर्मनी कैसे यूनिफाइड हुआ उसको देखेंगे, और दूसरा देखेंगे इटली कैसे यूनिफाइड हुआ, और तीसरा हम लोग देखेंगे ब्रिटेन कैसे यूनिफाइड हुआ, और साथ ही साथ हम लोग एक तरीके से बल्कन वाले रीजन को भी देखेंगे। ठीक है, और बल्कन वाले रीजन से पहले हम लोग नेशनलिज्म और इंपेरियलिज्म में क्या अंतर है उन कॉन्सेप्ट को भी देखकर चलेंगे। तो ये 4-5 कॉन्सेप्ट आज हम लोग फोकस करके चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। और सबसे पहले आता है आपका कि द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। तो सबसे पहले हम लोग एक तरीके से जर्मनी के बारे में डिस्कस करेंगे। अब अगर देखा जाए जर्मनी, कैन आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ द नेशन? अब देखो, शुरुआत में जर्मनी के लिए ये बात बोला जा रहा था कि कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ द नेशन? क्या उस देश के जो आर्मी है वही उस देश के निर्मातक होंगे? निर्मातक इन द सेंस क्या उसको आजाद करा सकते हैं? ये सवाल उठा था शुरुआती में। लेकिन अगर देखा जाए आफ्टर 1848 जब फ्रांस में रेवोल्यूशन आया है कि नहीं, 1848 में हमने फ्रांस रेवोल्यूशन देखा था भाई, है कि नहीं? फ्रेंच रेवोल्यूशन के तहत जो है वो बहुत सारे फ्रेंच आर्टिस्ट ने अपने, फ्रेडरिक सोरियो जैसे आर्टिस्ट ने अपने पेंटिंग के थ्रू जो है इमेजिनेशन क्रिएट करवाने की कोशिश करी थी, जिसके वजह से एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला फ्रेंच के सोसाइटी में। तो आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप शिफ्टेड अवे फ्रॉम द डेमोक्रेसी टू रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन की तरफ चल चुका था भाई, कि जहां डेमोक्रेटिक ग्रुप था उससे एक तरीके से कहा किस तरफ शिफ्ट हो रहा था? रेवोल्यूशन और डेमोक्रेटिक तरफ से, जो कि मोनार्की वाला रीजन था। नेशनलिस्ट फीलिंग वेयर ऑफन मैनिपुलेटेड बाय कंजर्वेटिव्स। और जैसे कि मैंने बोला, कंजर्वेटिव में जितने भी लोग थे, कंजर्वेटिव वो लोग थे, मैं फिर बता रहा हूं एक बार, जो लोग चाह रहे थे कि पुरानी जो चीजें हैं वही चीजें जो है वो फिर से जो है रूल करे, खास कर पूरे यूरोप में। ठीक है, तो कंजर्वेटिव अगर बोला जाए, नेशनलिस्ट जो फीलिंग जो था वेयर ऑफन मैनिपुलेट किया जाता था किसके द्वारा? कि भाई ये गलत फलत है, ये सब नेशनलिज्म की भावना पर ध्यान नहीं देना है, टू स्ट्रेंथन द स्टेट पावर एंड गेन अ पॉलिटिकल कंट्रोल, ताकि कंजर्वेटिज्म जो है वो अपनी पावर और पॉलिटिकल कंट्रोल जो है वो पा सके। लेकिन जर्मनी एंड इटली अंडरवेंट अ प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन एज द नेशन स्टेट। लेकिन इसी दौरान जो है वो इटली और जर्मनी अपने आप को एक नेशन स्टेट बनाने में सफल हुआ, जो कि एक बहुत बड़ी बात है कि जर्मनी जैसा देश या फिर अगर इटली जैसा देश, उन्होंने अपने देश को कैसे आजाद कराया उसके बारे में। दोनों एक तरीके से एक राजा की वजह से ही एक तरीके से वो सडन चेंज हुआ। ब्रिटेन में तो बहुत एक लंबा प्रोसेस हुआ जिसके थ्रू एक तरीके से वो यूनिफाइड हुआ, लेकिन जो जर्मनी जो था और जो इटली था वो सडन, मतलब उसके किंग ने सोचा और किंग ने सोचकर उसको तुरंत इंप्लीमेंट किया, और जिसके वजह से एक तरीके से वहां रेवोल्यूशनरी काम हुए और तुरंत वहां जो पूरा देश था वो एक तरीके से क्या हो गया? आजाद हो गया। तो जर्मन मिडिल क्लास इंडिविजुअल्स इन 1848 अटेम्प्टेड टू यूनाइट द जर्मन कॉन्फेडरेशन इनटू अ नेशन स्टेट थ्रू द इलेक्टेड पार्लियामेंट। जो जर्मन के मिडिल क्लास लोग थे उन्होंने बहुत हद तक कोशिश करी। क्या कोशिश करी भाई? कि एक तरीके से आजाद हो जाए। क्या, कौन आजाद हो जाए? जर्मनी जो है आजाद हो जाए। किसके थ्रू हो जाए? कि इलेक्टेड पार्लियामेंट के थ्रू, लेकिन वो उससे हो नहीं पाया। ठीक है, उसके बाद आता है एक बहुत बड़ा मोड़ जिसमें अगर देखा जाए, हाउएवर दिस जो लिबरल एफर्ट वाज सपोर्टेड बाय द मोनार्की, मिलिट्री एंड पर्शियन लैंड ओनर्स, जंकर्स। पर्शियन लैंड ओनर्स को क्या बोलते थे? जंकर्स। तो उन लोगों के द्वारा सपोर्ट तो किया गया, लेकिन उस हिसाब से एक तरीके से नहीं हो पाया। कौन कौन? हाँ, तो सप्रेस किया गया ना। जो लिबरल्स थे, जो लिबरल लोग थे, मिडिल क्लास जो लोग थे, उन लोगों को ये बड़े बड़े लोगों के द्वारा जो है वो सपोर्ट नहीं किया गया था। सपोर्ट मिलना जो चाहिए था, अगर सपोर्ट मिल जाता तो आराम से यूनिफाई हो जाता, लेकिन सपोर्ट नहीं मिला, जिसकी वजह से वो क्या है, एक तरीके से आजादी नहीं मिल पाई। पुरुषिया देन टूक अ लीड इन द मूवमेंट फॉर द नेशनल यूनिफिकेशन बाय ऑटोमन बिस्मार्क। याद रखना इस नाम को, यहां पर एक नाम याद रखना है आपको, ऑटोमन बिस्मार्क का, जो कि एक तरीके से जिन्होंने कमान संभाली। कमान संभाली किसके राजा में भाई? किसके रूल में? किंग विलियम वन।
किंग विलियम फोर्थ है इसके पहले। अगर आपको पिछले वाला क्लास में देखा गया होगा तो मैंने बताया था किंग विलियम फोर्थ। जो किंग विलियम फोर्थ है वो कभी भी नहीं चाहते थे कि जर्मन स्टेट एक तरीके से जो आजाद हो, लेकिन जब वो मरे और जब किंग जो विलियम वन आए तो उन्होंने ऑटोमन बिस्मार्क को बोला कि भाई ऐसा करो कि इसको यूनिफाई करो, ठीक है। तो वो एक बहुत अच्छे सेनापति थे जिन्होंने एक तरीके से पूरी शिद्दत से लड़ाई लड़ी, किसको किसको साथ में लेकर, लिबरल्स को साथ में लेकर, जो कि ये बड़े बड़े लोग जो नहीं चाह रहे थे कि एक तरीके से हो, लेकिन ऑटोमन बिस्मार्क जो है उन्होंने एक तरीके से पूरा कमाल संभाला और उन्होंने 3 वॉर लड़ा पूरे 7 सालों में। कितने साल में? किसी किसके अगेंस्ट भाई? ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फ्रांस, ठीक है। और इसके वजह से प्रूसिया इमर्ज विक्टोरियस एंड फाइनलाइज द यूनिफिकेशन प्रोसेस। तो अगर कोई भी बोले, 2 नाम याद जरूर रखना है आपको जर्मनी के यूनिफिकेशन में। एक तो ऑटोमन बिस्मार्क जो पूरे वॉर को लीड कर रहे थे भाई, पूरे रेवोल्यूशन को लीड कर रहे थे लिबरल्स के साथ मिलकर, और दूसरा जो है वो 7 साल उन्होंने लड़ाई लड़ी ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फ्रांस के अलग अलग जो जगह पर, जिसके वजह से जो है प्रूसिया आजाद हो पाया, मतलब प्रूसिया इमर्ज्ड एज विक्टोरियस एंड फाइनल। अब क्योंकि प्रूसिया एक बहुत बड़ा क्षेत्र था पूरे जर्मनी का, जिसके वजह से वो छोटे छोटे प्रांत अपने आप ही साथ में आ गए, क्योंकि अब मान लो कि एक बहुत बड़ा स्टेट और जो छोटे छोटे एक स्टेट है, तो जब बड़ा स्टेट यूनिफाई हो गया भाई तो छोटे स्टेट अपने आप को वैसे भी सरेंडर कर देते थे, ठीक है। तो सरेंडर करके फिर वापस पूरा एक तरीके से जर्मनी फॉर्म हो गया। अब देखो यहाँ पर फिर जनवरी 1871 में, देखो ये भी डेट याद रखना है, तो 3-4 डेट याद रखना है। 1871 में जो किंग विलियम वन ऑफ प्रूसिया वाज डिक्लेयर्ड जर्मन एम्परर इन अ वर्सेलियस। तो वर्सेलियस में जर्मन स्टेट की घोषणा कर दी गई कि ये पूरा जो स्टेट है वो यूनिफाइड हो गया प्रूसिया के साथ, ठीक है। द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हाईलाइटेड द डोमिनेंस ऑफ, और सबसे ज्यादा पावर किसके पास था? क्योंकि प्रूसिया का सबसे बड़ा एरिया था पूरे जर्मनी में, ठीक है। उसके बाद देखा जाए द न्यू जर्मन स्टेट फोकस ऑन, और जो नया जर्मन स्टेट किंग विलियम वन के राज में आया, ठीक है, जब उनको राजा बनाया गया भाई, क्योंकि नहीं मोनार्की राजा था, राजा का देखो आज भी देखो अगर पूरे यूरोप में देखो तो राजा का कद ऊंचा है, लेकिन एक ऐसा राजा था जो सबको साथ में लेकर चल रहा था, मोनार्की नहीं था। ये ऐसा राजा था, देखो यहाँ पर जब नया जर्मन स्टेट बना, जो नेशन स्टेट बना जर्मन या जर्मनी, तो एक तरीके से मॉडर्नाइजिंग पर फोकस किया गया कि करेंसी को कैसे मॉडर्न किया जाए, बैंकिंग सिस्टम को कैसे चुस्त और तंदुरुस्त किया जाए, जुडिशियल सिस्टम को कैसे बढ़ाया जाए। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि जुडिशियल सिस्टम को बढ़ाने के बारे में, कि कोर्ट कचहरी हो भाई, जहां कभी दो लोगों के बीच में लड़ाई हो जाए तो उसको ठीक कैसे किया जाए, सेटिंग एन एग्जांपल फॉर द रेस्ट ऑफ जर्मनी, जिसकी वजह से सारे जर्मनी में एक तरीके से उसकी बात जो है वो होने लगी। तो ये हमने समझ लिया किसको, जर्मनी के बारे में। अब आते हैं इटली के बारे में। जर्मनी में जैसे ऑटोमन बिस्मार्क और विलियम वन, किंग विलियम वन के बारे में आपको पता होना चाहिए। 1871 में उसकी यूनिफिकेशन कंप्लीट हुए थे। अब आगे आते हैं हम लोग इटली। अब इटली देखा जाए तो जो इटली लाइक जर्मनी हैज अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन। यहाँ पर ना लगभग 7 स्टेट हुआ करते थे जर्मनी के अंदर, मतलब अगर इटली के 7 भाग हुआ करते थे। कितने भाग? 1 2 3 4 5 6 और एक छोटा सा पार्ट था, मतलब 7 स्टेट्स में बटा हुआ था पूरा इटली, ठीक है। तो यहां याद रखना, तो मतलब बहुत सारे पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है कि अलग अलग जगह अलग अलग अपनी अपनी पॉलिटिकल सिस्टम चल रही थी, जिसकी वजह से उसको आजाद कराना उतना जल्दी आसान या नहीं हो पाया था, ठीक है। तो इटालियंस वेर स्प्रेड अक्रॉस द डिफरेंट स्टेट एंड एम्पायर्स। इटालियंस जो थे वो अलग अलग एम्पायर्स के साथ जुड़े हुए थे भाई, ठीक है। इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट विद ओनली, देखो इसमें से 7 स्टेट में से सिर्फ एक स्टेट जो कि सर्डेनिया पीडामाउंट जो था वो रूल्ड बाय इटालियन प्रिंस, और बाकी सारे स्टेट किसी अदर एम्पायर के थ्रू चलाए जा रहे थे। जैसे बोला जाए भारत, कि भारत मान लो कि 7 स्टेट में बटा हुआ, तो एक ही स्टेट जो था उसमें भारत का राजा जो रूल कर रहा है, बाकी सारा अदर राजा, मतलब कहीं कोई प्रूसिया, कोई उधर, हाँ दूसरे स्टेट दूसरे कंट्री का, समझ में आया। तो एक ही स्टेट था जहां पर इटालियन प्रिंस के द्वारा जो है रूल किया जा रहा था। कौन सा था वो? सर्डेनिया जो पीडामाउंट, ठीक है, और जो प्रिंसली हाउस के द्वारा रूल किया जा रहा था। द नॉर्थ, जो इसका नॉर्थ वाला रीजन था, नॉर्थ किधर भाई? नॉर्थ आपको ऊपर वाला रीजन, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जो इटली के नॉर्थ वाले रीजन में था उसका किसका कंट्रोल था भाई? ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, याद रखना ये सब। नॉर्थ में किसका रूल था? ऑस्ट्रेलियन हैब्सबर्ग का। सेंटर में अंडर अ पोप, सेंटर में जो रूल था इटली के सेंटर में, वो पोप के द्वारा जो है रूल किया जा रहा था। और जो साउथ में है, साउथ में देख रहे हो, साउथ अंडर द बॉर्बन किंग ऑफ स्पेन,
तो बॉर्बन डायनेस्टी के नाम शुरुआत में हमने देखा था भाई। तो बॉर्बन जो किंग ऑफ स्पेन, उसके द्वारा एक तरीके से कंट्रोल किया जा रहा था। किधर भाई? आपको साउथ की तरफ। तो देख रहे हो, साउथ भी और आपको नॉर्थ भी और आपको ये भी। और यहाँ इधर जो सर्डिनिया पीडामोंट था वो एक तरीके से रूल में था। उधर थोड़ा सा बहुत सारे एरिया, कुछ एरिया कब्जे में थे, कुछ एरिया इनके पास था, मतलब बटा हुआ था। तो जनरली देखा जाए द इटालियन लैंग्वेज वर वेरियस रीजनल वेरिएशन। जो इटालियन लैंग्वेज था वो अलग अलग जगह पर बोला भी जाता था। ऐसी बात नहीं कि इटालियन लैंग्वेज नहीं बोली जाती थी, लेकिन सर्डिनिया पीडामोंट में ज्यादातर बोली जाती थी, क्योंकि इटालियन के लिए जो है वो ज्यादा सुरक्षित जगह था इन कंपेयर टू, अगर देखा जाए, जहां पर पोप रूल कर रहा था, जहां पर ऑस्ट्रेलिया हैब्सबर्ग रूल कर रहा था, या जहां पर बॉर्बन किंग ऑफ स्पेन रूल कर रहा था। ठीक है, तो उसके मुकाबले अगर देखा जाए सर्डिनिया पीडामोंट ज्यादा बेहतर जगह था इटालियन के लिए। तो अब सोचो भाई, अब किसने पूरा कमाल संभाला होगा? सर्डिनिया पीडामोंट ने पूरा कमाल संभाला, क्योंकि उसी के पास था। अब सोचो यहाँ पर, इसमें एक बंदे का नाम है, हमने शुरुआत में पढ़ा है भाई, दो सीक्रेट सोसाइटी, यंग इटली एंड यंग यूरोप। यूरोपियन नहीं, यंग यूरोप एंड यंग इटली। ठीक है, वो एक तरीके से सीक्रेट सोसाइटी का फॉर्मेशन किया गया था। एम टू यूनिफाई इटालियन रिपब्लिक एंड क्रिएट अ यंग इटली फॉर दिस कॉज। यंग इटली जो है बनाने का उनका जो सपना था गसिपी मजीनी का, वो एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ी क्रांति थी, जिसका जो सपोर्ट है वो एक तरीके से इसके रेवोल्यूशन में देखने को मिलता है। इटली के यूनिफिकेशन में गसिपी मजीनी का भी उतना ही बड़ा रोल था जितना कि राजा का था। ठीक है, यहां पर देखो, फेल्ड अपराइजिंग लेट द सर्डिनिया पीडामोंट टेकिंग द लीड। अब गसिपी मजीनी ने बहुत कोशिश करी भाई, लेकिन वो नहीं कर पाए, वो कामयाब नहीं हो पाए। तो सर्डिनिया पीडामोंट जो एक तरीके से इटालियन हाउस के या प्रिंसली हाउस के कंट्रोल में था, उसने कमाल को संभाला कि अब हम एक तरीके से इसको आजाद करेंगे। ठीक है, तो वो कौन था भाई? याद रखना, उसका राजा कौन था? किंग विक्टर इमैनुएल सेकंड। ठीक है, किंग विक्टर, जैसे वहां पर था किंग विलियम वन, ठीक है, यहां पर कौन था? किंग विक्टर इमैनुएल टू। ठीक है, इसने एक तरीके से अपने जो सबसे कद्दावर जो एक तरीके से सेनापति था कैवियर, ठीक है, कैवियर को एक तरीके से कमाल संभालने का मौका दिया। ठीक है, और कैवियर अ की फिगर ऑर्चेस्टेड अ डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांसिटो एंड डिफीट, मतलब उसने फ्रांसिटो, एक कस्बा का नाम था वहां पर, उसके साथ मिलकर, उसमें जो रूल कर रहे थे उनके साथ मिलकर उसने डिफीट करा किसको? ऑस्ट्रेलिया, एंड यूनिफाई द, देखो ऑस्ट्रेलिया को एक तरीके से हराया और यूनिफाई कर दिया किसको? एक तरीके से इटली को। और 1860 में आर्म्ड वॉलंटियर्स लेड अ घर, जो गैरीबाल्डी, ठीक है, गैरीबाल्डी बोल दो, ठीक है, हेल्प्ड यूनिफाई द इटली विथ विक्टर इमैनुएल टू बिकमिंग अ किंग इन 1861। मतलब अगर देखा जाए तो जो गैरीबाल्डी थे और एक तरीके से आपको कैवियर, इन दोनों की मदद से अलग अलग जगह पर अटैक किया गया, और अलग अलग जितने भी दूसरे हाउस के कंट्रोल में था या दूसरे नेशन के कंट्रोल में चीजें थी, उनको अपने साथ लिया और विक्टर इमैनुएल टू को वहां का राजा बना दिया गया। सर जैसे केस में पूरे नाम भी रहेगा। हाँ, तो कोई नहीं, आराम से, ना कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बस ये वाला नाम जरूर याद रखना। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कब? 1861 में, तो याद रखना। डिस्पाइट द यूनिफिकेशन मेनी इटालियंस वेयर unaware of the liberal nationalist idea with a high illiteracy rate among the masses। लेकिन जब आजाद हो भी गया, इटली आजाद हो गया भाई 1861 में, लेकिन उसके बाद जो है, उसके बाद भी बहुत सारे लोग जो थे वो अनपढ़ थे, जिनके वजह से उनको पता नहीं चल पा रहा था कि भाई हम आजाद हो गए और ये आजादी का क्या मतलब है, ऐसे है, चलो ठीक है। उन लोगों को ज्यादा मतलब नहीं था। वो तो देख रहे हो, जर्मनी और जो इटली है वो सडन रेवोल्यूशन की वजह से वहां से आजाद हुआ। ठीक है, लेकिन ब्रिटेन ऐसा नहीं था। अब आते हैं द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। नाम ही लिखा गया भाई, स्ट्रेंज केस। इसमें 3 चीज का नाम याद रखना है आपको। एक तो आपको ब्रिटेन का नाम याद रखना है, एक नाम किसका नाम याद रखना है? ब्रिटेन और वेल्स। ठीक है, ये दोनों साथ साथ में आए। उसके बाद आपको स्कॉटलैंड याद रखना है, और एक तरीके से कौन सा नाम है? एक और नाम बताइए। आयरिश, आयरलैंड, जहां आयरिश बोला जाता था, आयरलैंड। ठीक है, तो इनको हम लोग देखेंगे किस तरीके से स्कॉटलैंड या फिर आयरलैंड को ब्रिटिश ने पहले वेल्स को साथ में लिया, फिर ब्रिटेन ने, फिर उसके बाद स्कॉटलैंड को, फिर उसके बाद आयरलैंड को। तो एक एक कर हम सारी चीजों को देखेंगे, समझेंगे। अब देखो, द नेशन स्टेट मॉडल्ड इन ब्रिटेन इवॉल्व ग्रेजुअली रादर देन थ्रू अ सडन चेंजेस। सडन चेंजेस से नहीं हुआ, जिस तरीके से इटली और आपको जर्मनी में देखने को मिलेगा, सेम उसी तरीके से ब्रिटेन
जो है उस तरीके से आजाद नहीं हुआ, या उस तरीके से यूनिफाइड नहीं हुआ। आजाद नहीं बोलेंगे हम लोग इसको, यूनिफिकेशन की यूनिफाइड नहीं हुआ। अगर देखा जाए प्रायर टू द 18th सेंचुरी देयर वाजंट अ यूनिफाइड ब्रिटिश आइडेंटिटी। जो अगर देखा जाए 18th सेंचुरी से पहले कोई आइडेंटिटी नहीं था ब्रिटेन का, या फिर अपनी एक आइडेंटिटी नहीं थी, लेकिन पीपल आइडेंटिफाइड मोर विद देयर एथनिक बैकग्राउंड लाइक इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट, इरिश। मतलब कोई नाम नहीं था, ये बोलते थे इंग्लिश पीपल है, तो जो इंग्लिश पीपल रहते हैं वो ब्रिटेन में रहते हैं, जो वेल्स पीपल है वो वेल्स में रहते हैं, ठीक है, जो स्कॉट पीपल है वो स्कॉटलैंड में रहते हैं, जो इरिश पीपल है वो आयरलैंड में रहते हैं। इस तरीके से उनको डिनोट किया जाता था, ठीक है। लेकिन एज इंग्लैंड ग्रू, लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ा इंग्लैंड में, ठीक है, ग्रू इन द वेल्थ एंड पावर, इट एक्सर्टेड द इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशन। तो उसने अपनी इन्फ्लुएंस जो है बढ़ानी शुरू करी। अब जिसके पास पैसा आ जाता है भाई, तो पैसा आ जाएगा, तो उसके बाद उसने क्या करा, धीरे धीरे ब्रिटिश जो आइज था, मतलब क्या, जितने भी अदर ब्रिटिश नेशंस थे उनके तरफ उसका नजर जो है वो जाना शुरू हुआ इंग्लैंड का। अब जब इंग्लैंड का जाना नजर शुरू हुआ, सबसे पहले जो वेल्स को अपने साथ लिया। तो द इंग्लिश पार्लियामेंट आफ्टर गेनिंग द पावर फ्रॉम द मोनार्की इन 1688, ये डेट याद रखना, 1688 में जब इंग्लिश पार्लियामेंट ने पावर मोनार्की का ज्यादा आया, ठीक है, फ्रॉम द मोनार्की से पावर कहां शिफ्ट हुआ, पार्लियामेंट की तरफ, तो एक तरीके से प्लेड अ क्रूशियल रोल इन फॉर्मिंग द नेशन स्टेट विद इंग्लैंड एंड इट्स कोर। तो जो इंग्लैंड और वेल्स, इसको ब्रिटेन में बोलो, इसको इंग्लैंड ही बोल लो, ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है, इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड में इंग्लिश बोला जाता था, ऐसे करके याद रखना। तो एक तरीके से उसके बाद जो है उसने सोचा कि भाई क्यों ना अब पूरे इंग्लैंड को पूरा ब्रिटेन बनाया जाए। तो धीरे धीरे करके पूरा जो है सारे, मतलब वेल्स को, स्कॉटलैंड को, आयरलैंड को, हाँ सबको मिलाकर एक, ताकि एक हमारा अपना पहचान हो, एक पहचान हो, ना कि जो अभी अलग अलग तरीके से, लगभग इन सब सारे में अलग अलग लोग ही रहते थे, लेकिन चीजें जो थी वो सेम थी, ट्रेडिशन सेम था, कल्चर सेम था, लगभग चीजें आपको सेम देखने को मिलती है। तो द एक्ट ऑफ, एक एक्ट बनाया गया है 1707 में, सबसे पहली बार 1688 में पार्लियामेंट बना। जैसे ही पार्लियामेंट बना तो 1707 में द एक्ट ऑफ यूनियन आया। व्हाट डू यू मीन बाय एक्ट ऑफ यूनियन? एक्ट ऑफ यूनियन से इंग्लैंड और स्कॉटलैंड लेड अ क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो याद रखना कि पहले इंग्लैंड के साथ वेल्स था, इंग्लैंड के साथ वेल्स, मतलब इंग्लैंड हो गया आपके साथ, फिर वेल्स हो गया, ठीक है, वेल्स हो गया, उसके बाद स्कॉटलैंड आ गया। स्कॉटलैंड किसके वजह से आया भाई? स्कॉटलैंड द एक्ट ऑफ यूनियन इन 1707 में साइन किया गया स्कॉटलैंड के साथ एक एग्रीमेंट, जिसके तहत ये तीनों जो है वो मिलाकर क्या बना है? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, एंड कंसोलिडेट द इंग्लिश इंफ्लुएंस ओवर द स्कॉटलैंड, और जिसके वजह से स्कॉटलैंड पर इंग्लिश का जो असर है वो ज्यादा पड़ा। हाँ, क्या सवाल था? अभी आएगा, अभी आयरलैंड इसके बाद आएगा। आयरलैंड में थोड़ा दिक्कत हुआ उसको, पहले वो भड़काया लोगों को वहां से साथ आने के लिए, उसके बाद अभी आएंगे। तो अभी समझो कि यहाँ पर क्या हुआ, इन तीनों को मिलाकर क्या बना दिया गया? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब आगे देखो भाई, नेक्स्ट देखो, स्कॉटलैंड एक यूनिक कल्चर था वहां पर, मतलब वहां पर ना ब्रिटेन जैसा कल्चर नहीं था। या फिर अगर देखा जाए जो स्कॉटलैंड में जो जिस तरीके से चीजें चलती थी, या फिर जिस तरीके से जो वेल्स में या जिस तरीके से इंग्लैंड में चलती थी, उससे थोड़ा सा अलग था, लेकिन ज्यादा नहीं था, मतलब यूनिक कल्चर था। और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन फेस्ड अ सेपरेशन एज द ब्रिटिश आइडेंटिटी इमर्ज एंड लीडिंग टू अ मार्जिनाइज्ड स्कॉटिश ट्रेडिशन। तो एक तरीके से क्या करने लगा भाई, उसने लगा कि यार ये तो गड़बड़ है, स्कॉटलैंड तो मान नहीं रहा है सही समय पर, क्योंकि वहां पर उसका अपना इंस्टीट्यूशन है, अपना आइडेंटिटी अलग है। तो वो बोला था नहीं, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। लेकिन इसने अब थोड़ा सा बोला कि नहीं भाई, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा, हमें तो पूरा चाहिए। तो एक तरीके से यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का मैप कैसे आ गया, ठीक है। उसके बाद एक तरीके से क्या देखा गया, इन आयरलैंड द डीप डिवीजन बिटवीन द कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट, बस ये दोनों नाम याद रखना, कि वहां पर दो तरीके के लोग, मतलब जो सोसाइटी था वो दो पार्ट में डिवाइडेड था, एक तो था कैथोलिक और एक था प्रोटेस्टेंट, ठीक है। एक जो कैथोलिक था वो मेजॉरिटी में थे, ठीक है, और जो प्रोटेस्टेंट थे वो माइनॉरिटी में थे। क्या थे? माइनॉरिटी में। अब यहां याद रखना, तो एग्जिस्टेड विद द इंग्लिश सपोर्ट एडिंग अ प्रोटेस्टेंट डोमिनेंस ओवर अ प्रीडोमिनेंटली कैथोलिक नेशन। अब उस भड़काने लगा, देख भाई प्रोटेस्टेंट ये कैथोलिक वाले हैं जो तुम्हें दबा के रख रहे हैं, आ जाओ हमारे साथ। तो अब एक एक सेक्शन सोसाइटी फोड़ने लगा ना वो, आजा भाई हमारे साथ, ये तुम लोगों को दबा के रखेंगे, हम आपको दबा के नहीं रखेंगे, हम आपको आपका पूरा
हक देंगे, आजादी देंगे, वो सब सारी चीजें। तो ब्रिटेन ने क्या करना शुरू करा, देख रहे हैं यहाँ पर, इंग्लिश ने क्या करने लगा, इंग्लिश जो सपोर्ट कर रहा था वो किसको सपोर्ट कर रहा था, प्रोटेस्टेंट को, और ये बोल रहा था कि भाई जो कैथोलिक नेशन आपको डोमिनेट कर रहा है वो डोमिनेट खत्म हो जाएगा। तो रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश कंट्रोल लाइक वन लेड द उल्फस्टोन and the United Irishmen in 1798 were quest eventually leading the Ireland inclusion in the, तो कुछ कुछ लोग भी आए कि भाई ब्रिटिश का कंट्रोल ही सही है। देखो, रिबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश कंट्रोल लाइक वन लेड बाय द उल्फस्टोन के द्वारा भी बोला गया कि नहीं भाई, हम लोगों की यूनिक आइडेंटिटी, हम लोग नहीं जाएंगे। एंड द यूनाइटेड इरिशमैन इन 1798, उन दोनों को एक तरीके से क्वेस्ट करके खत्म करके एक तरीके से आयरलैंड को साथ में ले आया गया, किनके द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा या फिर इंग्लैंड के द्वारा, इंग्लिश के द्वारा। ठीक है, तो याद रखना इन दोनों को एक तरीके से क्वेस्ट किया गया। वेयर क्वेस्ट इवेंचुअली लीडिंग टू अ, क्वेस्ट का मतलब उनको उतना मतलब सप्रेस कर दिया गया कि वो लोग कुछ एक तरीके से बोले ना पाए। हाँ, तो वो जबरदस्ती आ गए, बोले चल भाई, नहीं तो फिर झूठ में बर्बादी होगी हम लोगों की। अ न्यू ब्रिटेन आइडेंटिटी, उसके बाद एक नया ब्रिटेन की आइडेंटिटी बनी एंड कंस्ट्रक्टेड एम्फसाइजिंग मतलब जोर डालना, इंग्लिश कल्चर पर फोकस दिया गया। सिंबल लाइक अ यूनियन जैक का सिंबल दिया गया। एंड द इंग्लिश लैंग्वेज रिलीजिटिंग ओल्डर नेशन सबऑर्डिनेटिंग रोल्स इन द यूनियन, मतलब जो इंग्लिश था वो ज्यादा प्रभावी करने की कोशिश की गई इंग्लिश पार्लियामेंट के थ्रू, ताकि वो एक तरीके से क्या हो पाए। ठीक है, यहां तो समझ में आ गया। उसके बाद आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है विजुअलाइजिंग ऑफ नेशंस। अब ये सब तीनों जो नेशंस है वो जब आजाद हो गए, उसके बाद जो पूरे अगर यूरोप में देखा जाए तो नेशन को जो सब लोगों ने एक विजुअलाइज किया, जैसे हमारे देश में अगर बोला जाए तो आप कभी भी अब विजुअलाइज करते हो हमारे देश को नेशनलिज्म के तौर पर, तो भारत माता की जय बोलते हैं। तो भारत माता का ही एक तरीके से तस्वीर आते हुए हमारे देश में सेंटिमेंट जाग जाता कि नहीं, हमारी भारत माँ है भाई, ये हमारी भारत माँ, हमारी भारत भूमि है जिसको हमें रक्षा करके चलना है। तो ये विजुअलाइजेशन है ना, हम लोग व्यू कर रहे हैं उन चीजों को। सेम उसी तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेगा। Artists in 18th and 19th centuries personified a nation by representing a female allegory या फिर फीमेल फिगर के रूप में डिनोट किया गया बहुत सारे जगह पर, जो चीजों को लेकर चला गया। जैसे यहाँ पर देखो फीमेल एलेगोरी का इस्तेमाल किया गया, जैसे हमारे यहाँ भारत माता, सेम उसी तरीके से वहां पर मैरिनी इन फ्रांस एंड जर्मेनिया, फीमेल फिगर थे सब, मतलब जो पिक्चर था वो फीमेल का ही था। जर्मेनिया उसको कहां पर, जर्मनी में। तो ये दोनों याद रखना है कि जो विजुअलाइज फिगर का इस्तेमाल किया गया फ्रांस में वो कौन सा था, मैरिनी, और जो जर्मनी में किया गया वो जर्मेनिया। वे क्रिएटेड टू एम्बडी द नेशन, ताकि नेशंस को एक साथ जोड़ सके, ताकि एक कॉमन आइडेंटिटी उन लोगों को मिल पाए कि ठीक है, कि एक फीमेल एलेगोरी के साथ। ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन लिबर्टी जस्टिस, अभी हमने देखा था फिगर में भी देखा था, जो लिबर्टी है जस्टिस है कैसे मिल पाए, ठीक है, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के तहत, है कि नहीं। उसके बाद रिपब्लिक वेर डिपिक्टेड यूजिंग द सिंबल लाइक अ रेड कैप, ठीक है, ब्रोकन चेन वगैरह फैला हुआ था भाई। फिर ब्लिंड फोल्डेड वुमेन्स एंड वेइंग स्केल्स, इन सब सारी चीजों की वजह से एक तरीके से अलग सिंबल को देखने को मिला। अगर मैरिनी देखा जाए तो सिंबलाइज ऑफ फ्रांस वाज एसोसिएशन विद अ रेड कैप, ट्राई कलर्स एंड अ कॉकडेक। इतना याद नहीं रखना है, बस ये रखना है कि मैरिनी सिंबल जो था, जो उनको जो पहनाया गया था वो रेड कैप पहनाया गया था, ट्राई कलर की चीजों से उसको एक तरीके से सजाया गया था, और कॉकडेक विद अ स्टैच्यू इरेटेड इन अ पब्लिक प्लेसेस एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी। और पब्लिक प्लेसेस पर उनकी तस्वीरों को बनाया जा रहा था, लगाया जा रहा था, ताकि लोग जो है उनको अपने एक तरीके से देश की प्राउड लेडी के रूप में फील करें और अपने देश को इकट्ठा फील करें। ठीक है, ये चीज सेम उसी तरीके से जर्मनिया जो सिंबलाइज है जर्मनी को, वो क्या क्या पहने थे भाई, क्राउन ऑफ ओक लीव्स, ठीक है, एंड रिप्रेजेंट द हीरोइज्म, जो किसको डिनोट कर रहा था, हीरोइज्म को, एंड विजुअल रिप्रेजेंटेशन। दिस एलोगोरियल फिगर वेर यूज्ड ऑन अ पॉइंट्स। और ये सब एलोगोरी फिगर जो है, जैसे जर्मेनिया का जो लेडी का फिगर है, मतलब जो सिंबल है, या फिर मेरिनिया जो इटली का है, जैसे पहले भारत माता का तस्वीर अगर मान लो कि हमने कॉइन में छाप दिया, बहुत बार हुआ ऐसे करके, सेम उसी उसके बाद में गांधी जी का जो है तस्वीर वगैरह आया, ठीक है। तो यूज्ड ऑन अ कॉइन्स, स्टैम्प में इस्तेमाल होने लगा, पब्लिक मॉन्यूमेंट में इस्तेमाल होने लगा, जिसकी वजह से जहां भी लोग जा रहे हैं वही दिख रहा है। अब वही दिखेगा तो वही दिमाग में बसेगा, और जो दिखेगा वही बिकेगा, ठीक है, बिजनेस का रूल है। ठीक है, आगे आ जाओ भाई, नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। नेशनलिज्म का मतलब होता है देशभक्ति की भावना, और इंपेरियलिज्म का मतलब जैसे कभी भी अगर देशभक्ति, जैसे भारत माता की जय, तो वहां पर एक नेशनलिज्म की भावना है। लेकिन अगर इंपेरियलिज्म के बारे में बात किया जाए तो इंपेरियलिज्म वैसा भावना होता है जब कोई स्टेट जो है या कोई भी नेशन जो है अगर अपनी टेरिटरी को बढ़ाना चाह रहा है,
ठीक है, दूसरे के टेरिटरी को कब्जा करके, तो हम लोग उसको बोलते हैं इंपेरियलिज्म। इंपेरियलिज्म का मतलब कि एक तरीके से हम दूसरों को नष्ट करके अपनी जो शासन है वहां पर लाना चाह रहे हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो नेशनलिज्म का मतलब अपने देश में डेमोक्रेटिक बहुत अच्छे तरीके से चीजों को लेकर चलना। इंपेरियलिज्म का भावना क्या कि हम दूसरे देश के जमीनों को कब्जा करके उसको अपने देश में कैसे शामिल करें, जो कि कभी भी अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। तो अगर देखा जाए नेशनलिज्म इवॉल्व इन आइडियलिस्टिक सेंटिमेंट, है ना, नेशनलिज्म एक आइडियल सेंटिमेंट है भाई, जिससे कोई भी देश चाहता है कि हमारा देश किस तरीके से आगे बढ़े, एंड क्रीड बाय द लेट 18th सेंचुरी, जो 18th सेंचुरी के आसपास चला था। फिर अगर देखा जाए नेशनलिस्ट ग्रुप ग्रीव इनटॉलरेंट एंड वॉर रेडी व्हाइल मेजर यूरोपियन पावर्स एक्सप्लॉइटेड दिस सेंटिमेंट फॉर इंपेरियलिज्म। देखो यहाँ पर जो नेशनलिस्ट ग्रुप थे वो इनटॉलरेट हो रहे थे कि भाई हम लोग वॉर के लिए रेडी नहीं है, लेकिन अदर यूरोपियन पावर्स थे वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे ये सब सेंटिमेंट को फॉर इंपेरियलिज्म, ताकि वो एक तरीके से जमीन को हथिया सके अलग अलग स्टेट्स के, ठीक है। तो मतलब अपनी जमीनी ताकत को बढ़ाने के लिए जो कुछ यूरोपियन पावर्स थे वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसी की वजह से आगे चलकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी होता है, जो कि 1914 में देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर द बल्कन्स, यहाँ पर एक रीजन था जब बल्कन्स, तो द इनकम्पासिंग वेरियस मॉडर्न कंट्रीज एक्सपीरियंसिंग एंड heightened the nationalist tension post 1871। तो 1871 के बाद बल्कन स्टेट्स में एक तरीके से टेंशन क्रिएट हो गया, और अंडर द ऑटोमन कंट्रोल, अब ऑटोमन कंट्रोल में था, द बल्कन सॉ द राइज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म एंड अंपायर्स डिक्लाइन, कि रोमांटिक नेशनलिज्म बढ़ा वहां पर, बढ़ा मतलब क्या कि रोमांटिक नेशनलिज्म के वहां पर चीजें जो है वो थोड़ी सी शांत हुई, ठीक है, लेकिन जो अंपायर्स का डिक्लाइन होने के बाद, ठीक है, उसके बाद अंपायर्स का भी कुछ दिन के बाद डिक्लाइन हो गया, जिसका जो असर है वो डायरेक्टली किस पर पड़ता है भाई, यहाँ पर देखो, जिसका डायरेक्टली असर किस पर पड़ता है, बल्कन नेशन पर। तो बल्कन नेशंस सोथ इंडिपेंडेंस बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल क्लेम, तो वो भी चाह रहे थे, बल्कन स्टेट्स भी चाह रहे थे कि हमें एक तरीके से अपनी आजादी मिले, जिस तरीके से सारे यूरोपियन कंट्रीज को मिल रहा था, लीडिंग टू अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पावर एंड राइवलरी, जिसकी वजह से बहुत सारी लड़ाई, अब वैसे तो मिलेगा नहीं भाई आजादी, आपको लड़ना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो यूरोपियन पावर्स, अभी हमने बात करा था ना, यूरोपियन पावर जो अपनी टेरिटरी को बढ़ाना चाह रहे थे, जो एक तरीके से इंपेरियलिज्म को लाना चाह रहे थे, तो जैसे कि रशिया हो गया, जर्मनी हो गया, इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया, हंगेरी हो गया, वाइड फॉर अ कंट्रोल ओवर अ बल्कन्स, वो चाह रहे थे भाई कि बल्कन्स आजाद ना हो, बल्कन जो है वो हम ले लें उसको, सब लोग हथियाना चाह रहे थे उसको, मतलब इंपेरियलिज्म का फॉलो अप वहां पर करना चाह रहे थे, जिसके वजह से इंटेंस कंपटीशन ओवर द ट्रेड, जिसकी वजह से बहुत सारा ट्रेड में कंपटीशन निकल के आया, कॉलोनीज वगैरह निकल के आया, मिलिट्री स्ट्रेंथ क्यूमुलेट इन द आउटब्रेक ऑफ द वर्ल्ड वॉर वन, जिसके वजह से बल्कन स्टेट्स और जो यूरोपियन पावर्स थे उनके बीच में ही सबसे पहली बार वॉर जो है छिड़ा था। याद रखना कि 1914 का जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, 1914 से 1918 तक चला था, और 1919 में जो है ट्रीटी साइन हुआ था, तो 1914 से 1918 तक ये वॉर चला था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसमें एक तरीके से बहुत उनको भी नुकसान हुआ था और इन्हें भी नुकसान हुआ था, ठीक है। तो कॉलोनाइज्ड नेशंस ग्लोबली बिगैन रेजिस्टिंग यूरोपियन डोमिनेंस एंड फॉस्टरिंग द इंपेरियल मूवमेंट्स, इंपेरियल मूवमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा था कि हम कब्जा कैसे करें उनके जमीनों को। तो क्यों, कौन कर रहा था भाई, यूरोपियन के जो डोमिनेंस बढ़ाने के लिए वो सब सारे लोग कर रहे थे, जैसे रशिया कर रहा था, जर्मनी कर रहा था, इंग्लैंड कर रहा था, ऑस्ट्रो हंगेरी कर रहा था, समझ में आया। उसके बाद दिस मूवमेंट एम टू एस्टैब्लिश इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट ड्रिवन बाय द कलेक्टिव नेशन यूनिटी एंड अपोजिशन ऑफ इंपेरियलिज्म। लेकिन ये सब सारे मूवमेंट इसलिए हो रहे थे क्योंकि अगर ये लोग शांति से मान जाते तो वर्ल्ड वॉर वन होता ही नहीं, लेकिन ये चाह रहे थे कि भाई हम लोग इंडिपेंडेंट नेशन बने, इसी वजह से इन लोगों ने भी वॉर लड़ी, ठीक है। और 1914 के वॉर के समय में भारत में भी एक तरीके से चीजें बहुत बदली थी, ठीक है, भारत में भी वहां पर मूवमेंट वगैरह स्टार्ट हुआ था, सत्याग्रह वाला मूवमेंट टाइप में, ठीक है, वो सब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यूनिक वेराइटीज ऑफ नेशनलिज्म इमर्ज्ड वर्ल्ड वाइड एम्फसाइजिंग द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटी एंड टू अ नेशन स्टेट। सब लोगों का यही चाहना था आगे चलकर कि भाई किस तरीके से हम पूरे नेशन स्टेट को एक तरीके से एस्टैब्लिश कर पाए, जो कि इंपॉर्टेंट था। इसमें एक फिगर जो था वो ये चीज हम लोग देखते हैं कि जो राइजिंग नेशनलिज्म लीडिंग टू अ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ, जो नेशनलिस्ट ग्रुप थे, इनटॉलरेंट नेशनलिस्ट ग्रुप फ्यूल्ड अ कॉन्फ्लिक्ट एंड राइवलरी, जो राइवल लोग थे उनके खिलाफ वो लोग गए थे, हिस्टोरिक क्लेम कर रहे थे अपने इंडिपेंडेंस के लिए, बल्कन स्टेट्स, ठीक है। उसके बाद एंटी इंपेरियल मूवमेंट, मतलब जो इंपेरियलिज्म के खिलाफ
जो मूवमेंट चलाया गया था। फिर यूनिक नेशनलिज्म वेरिएंट, जिसमें एक तरीके से इंडिपेंडेंट स्टेट के बारे में बात किया गया कि हम अपनी स्टेट को इंडिपेंडेंट स्टेट कैसे बनाएं खास करके। एंड डिक्लाइन ऑफ ऑटोमन जो कंट्रोल क्रिएटेड अ पावर वैक्यूम इन द रीजन। बल्कन स्टेट में जब जो ऑटोमन कंट्रोल गया, ठीक है, तो वो लोग चाहें कि हम लोग एक तरीके बल्कन स्टेट चाह के भाई पावर अब एक तरीके से हमारे साथ आएगा और हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनेंगे, लेकिन वो इस तरीके से नहीं हो पाया। और जो इंपेरियलिस्टिक वाले लोग थे, जो रशियन यूरोपियन पावर जो थे, उन्होंने अटैक करना शुरू करा। अब देखो, इंपेरियल एक्सप्लॉयटेशन बाय द पावर, जिसकी वजह से वो कंट्रोल चाह रहे थे बल्कन स्टेट में, लेकिन बल्कन स्टेट में वैसा होने नहीं दिया और उसने वॉर लड़ी और आखिरकार वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, फिर खत्म हुआ, फिर चीजें थोड़ी सी शांत हुई और आज देखो कोई भी वॉर लड़ना नहीं चाहता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका चैप्टर कंप्लीट, द नेशनलिज्म इन यूरोप। 4 पार्ट में भाई, बहुत शानदार तरीके से देखिएगा। मंडे से या जो नेक्स्ट क्लास होगा वो आपका होगा ज्योग्राफी का, ठीक है। तो हम लोग उसको जरूर देख के चलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।